हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि असेसमेंट ईयर 2021 के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न 3 किस प्रकार फाइल करनी है। taxhill.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। फ्रेंड्स, यदि आपकी जीएसटी या इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे लाइव पूछ सकते हैं। हर रोज़ 7:30 PM टू 8:30 PM मैं लाइव रहता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सी सतबीर सिंह पर। फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर ITR 3 असेसमेंट ईयर 2021 के लिए किसे फाइल करनी है। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 1920 यानी कि असेसमेंट ईयर 2021 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न 3 उस व्यक्ति को फाइल करनी है जो कि या तो इंडिविजुअल है या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है और जिसकी के बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है या प्रॉफिट है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर ITR 3 असेसमेंट ईयर 2021 के लिए कैसे फाइल करनी है। फ्रेंड्स, ITR 3 को फाइल करने के लिए आपको इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in वेबसाइट पे जाना है। आपके राइट हैंड साइड पे लॉगिन बटन दिया होगा, आपको लॉगिन करना है। यदि आपने रजिस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं की है इस पोर्टल पे तो आप रजिस्टर कर सकते हैं, उसके बाद लॉगिन करेंगे। फ्रेंड्स, उसके बाद आपको ई-फाइल बटन में जाना है और यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स, उसके बाद आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको असेसमेंट सेलेक्ट करना है 2021 यानी कि फाइनेंशियल 1920 के लिए आप रिटर्न फाइल कर रही हैं। ITR फ़ोन नंबर यहाँ पे आप ITR 3 सेलेक्ट करेंगे। फिर टाइप में आप यहाँ पे ओरिजिनल या रिवाइज रिटर्न सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सबमिशन मोड में आपको XML फाइल अपलोड करनी है। फ्रेंड्स, जैसे आप यहाँ पे अपलोड XML फाइल सेलेक्ट करेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि क्या आप टैक्स ऑडिट के लिए लायबल हैं 44 AB के अंतर्गत। यानी कि मान लीजिए आपकी टर्नओवर 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा है तो उस केस में आपको जो रिटर्न फाइल करनी है वो डिजिटल सिग्नेचर के साथ फाइल करनी है। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल 1920 यानी कि असेसमेंट ईयर 2021 के लिए टैक्स ऑडिट के लिए लिमिट क्या है, इसके लिए आप इस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं जिसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और ऊपर जो आई कार्ड दिया गया है राइट हैंड साइड में उसमें भी दिया गया है। फ्रेंड्स, यदि आप टैक्स ऑडिट के लिए लायबल होते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे अपना डिजिटल सिग्नेचर भी रजिस्टर करना पड़ता है। इसके लिए आप प्रोफाइल सेटिंग में जाके यहाँ पे रजिस्टर कर लीजिए। इसके अलावा रिटर्न को ई-वेरीफाई यदि आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट को वैलिडेट कर लीजिए, आधार को लिंक कर लीजिए या डीमैट अकाउंट से लिंकिंग कर लीजिए और अपने प्रोफाइल में यहाँ पे एड्रेस जो है वो आप अपडेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, समझते हैं कि आपको XML फाइल किस प्रकार जनरेट करनी है क्योंकि उसके बाद ही आप यहाँ पे उसे अपलोड कर पाएंगे। फ्रेंड्स, XML फाइल जनरेट करने के लिए आप इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in वेबसाइट पर ही जाएंगे। यहाँ पे राइट हैंड साइड में डाउनलोड बटन के अंतर्गत IT रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर का लिंक दिया गया है, आपको इसे क्लिक करना है। फ्रेंड्स, उसके बाद आपके यहाँ पे असेसमेंट ईयर 2021 के लिए ITR फॉर्म्स उपलब्ध हो जाएंगे। यह है ITR 3 फॉर इंडिविजुअल एंड HUF हैविंग इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। यहाँ से आप एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड कर लीजिए। यदि जावा के द्वारा फाइल करेंगे तो जावा यूटिलिटी भी उपलब्ध करा दी जाएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, उसके द्वारा भी आप फाइल कर पाएंगे। फ्रेंड्स, एक्सेल यूटिलिटी आपके कंप्यूटर पे जिप फाइल में डाउनलोड हो जाएगी। आपको राइट क्लिक करना है और उसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये है ITR 3 आपकी एक्सेल फाइल यहाँ पे आ गई है। आप इसे डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। फ्रेंड्स, जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे यहाँ पे मैसेज आएगा कि मैक्रो डिसेबल किए गए हैं, तो आपको यहाँ पे इनेबल कंटेंट पे क्लिक करना है और मैक्रोज को इनेबल कर लेना है। फ्रेंड्स, उसके बाद आपके सामने मैसेज दिखाई देगा कि जो ग्रीन सेल है वहाँ पे डेटा एंट्री करना है आपको। जो रेड लेबल है वो मैंडेटरी है, वो आपको एंटर करने हैं। आप इसमें कट कॉपी पेस्ट फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते हैं, आपको यहाँ पे एंट्री करनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको होम टैब दिखाई देगी। होम टैब के अंतर्गत जितने भी शेड्यूल हैं इस एक्सेल शीट में वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपके ये मेंशन किया गया है कि क्या कोई टेबल आपके लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे जैसे ग्रीन में आप किसी टेबल को नो करना चाहते हैं, जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है तो आप यहाँ पे नो सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे शेड्यूल जो है वो डिसेबल हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद फ्रेंड्स, अगली टैब है पार्ट ए जनरल।
तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन भरनी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो रेड में इन्फॉर्मेशन मांगी गई है वो आपके लिए मैंडेटरी है फिल करनी, जैसे कि स्टेटस क्या है, क्या HUF है या इंडिविजुअल है, कंट्री, स्टेट, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सभी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। फ्रेंड्स, रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, क्या व्यक्ति रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, यदि रिप्रेजेंटेटिव एसएससी के तौर पे ये रिटर्न फाइल की जा रही है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे यस, और अकॉर्डिंगली आपकी कैपेसिटी सिलेक्ट करेंगे कि क्या एज ए मैनेजर फाइल की जा रही है, लीगल हेयर गार्डियन। यदि डायरेक्टर रिटर्न फाइल कर रहा है किसी कंपनी में तो उस केस में उसे बताना है कि किस कंपनी में डायरेक्टर है, टाइप ऑफ द कंपनी, पैन नंबर, क्या उसके शेयर लिस्टेड है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। यदि पार्टनर है फर्म में तो नेम ऑफ द फर्म और पैन नंबर बताना है। यदि व्यक्ति के पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर है किसी भी टाइम ड्यूरिंग द ईयर तो उनकी डिटेल यहाँ पे देनी है, नेम ऑफ द कंपनी, टाइप ऑफ कंपनी, पैन, ओपनिंग, शेयर एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, शेयर ट्रांसफर ड्यूरिंग द ईयर एंड क्लोजिंग बैलेंस। फ्रेंड्स, यदि व्यक्ति 44AA के अंतर्गत अकाउंट मेंटेन करता है तो यहाँ पे उसे सिलेक्ट करना है। फ्रेंड्स, ये डिटेल यहाँ पे फर्स्ट टाइम मांगी गई है, जैसे कि क्या एसएससी अपनी इनकम 44AE, 44B, 44AD इस एक्स्ट्रा के अंतर्गत डिक्लेयर कर रहा है तो यहाँ सेलेक्ट कर सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, व्यक्ति को टैक्स ऑडिट नहीं कराना होता है फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए यदि उसकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है, लेकिन इस केस में कंडीशन है कि उसकी जो कैश रिसीट है वो 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, भले ही वो सेल से हो या फिर कैपिटल अकाउंट, कंट्रीब्यूशन, लोन इट एक्स्ट्रा। इसी प्रकार जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो भी 5% से ज़्यादा कैश में नहीं हो सकता है, जैसे कि एसेट एक्विजिशन, पेमेंट ऑफ लोन इट एक्स्ट्रा के लिए तो आपको यहाँ पे आना है। तो फ्रेंड्स, यदि व्यक्ति टैक्स ऑडिट के लिए लायबल है तो ऑडिटर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी जिस चार्टर अकाउंटेंट से ऑडिट करा रहा है। यदि व्यक्ति इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत ही किसी और सेक्शन के अंतर्गत ऑडिट कराने के लिए लायबल है तो उसकी रिपोर्ट यहाँ पे उसे देनी है, जैसे कि सेक्शन 10A, 10AA, 80IA, 80IB, सेक्शन 50B एक्स्ट्रा। फ्रेंड्स, यदि किसी और एक्ट के अंतर्गत ऑडिट रिपोर्ट फर्निश करनी है व्यक्ति को तो यहाँ पे इस बार फर्स्ट टाइम एक्ट का नाम भी यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि क्या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत ऑडिट कराना था, सेंट्रल एक्साइज, GST एक्ट, चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट। तो ये कंप्लीट लिस्ट यहाँ पे दी गई है, आप यहाँ चूज़ कर सकते हैं और पूरी डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है, जैसे कि एक्ट का नाम, सेक्शन, क्या आपने ऑडिट कराया है, डेट ऑफ रिपोर्ट। फ्रेंड्स, उसके बाद अगली टैब आती है नेचर ऑफ बिजनेस। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कोड सेलेक्टर करने हैं सब सेक्टर के यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट से, लेकिन ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बहुत बड़ी है इसलिए आपके लिए कौन से कोड एप्लीकेबल होंगे उसके लिए मैं आपको आसान रास्ता बता देता हूँ। फ्रेंड्स, कि आपको ये कोड कहाँ से चेक करने हैं, यहाँ पे आपका ट्रेड नेम है प्रोप्राइटरशिप फर्म का, वो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इंस्ट्रक्शन देखने के लिए आपको इनकम टैक्स इंडिया ई-फाइलिंग की वेबसाइट पे जाना है, जहाँ से आपने यूटिलिटी डाउनलोड की है असेसमेंट ईयर की, उसके सामने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी होंगी। यदि अभी तक असेसमेंट ईयर 2021 की इंस्ट्रक्शन नहीं आई है तो आप पिछला असेसमेंट ईयर खोल लीजिए, वहाँ पे देखिए ITR 3 के सामने ये इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, आपको इस पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देखिए कि जो कोड है वो ऑलमोस्ट सेम है असेसमेंट ईयर 1920 और 2021 के लिए, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपके लिए जो बिज़नेस है उसके लिए कोड कौन सा होगा। जनरली मुझसे पूछा जाता है कि सर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के केस में क्या कोड होगा यदि हम ऑनलाइन जर्निंग कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स आप यहाँ से अपना एप्लीकेबल कोड यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। फ्रेंड्स, आप शेड्यूल को फिल करने के बाद ये वैलिडेट बटन ज़रूर दबा लें, जिससे कि शीट आपकी वैलिडेट हो जाएगी। उससे अगली टैब है फ्रेंड्स पार्ट ए यानी कि BS यानी कि बैलेंस शीट। यहाँ पे आपको बैलेंस शीट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, जैसे कि रिजर्व एंड सरप्लस, कैपिटल, लोन, एसेट, लाइबिलिटीज़, इन्वेस्टमेंट्स। यदि बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं की गई हैं तो उस केस में यानी कि नो अकाउंट केस में आपको डिटेल भरनी है, टोटल अमाउंट ऑफ सन्डी डेटर, क्रेडिटर, स्टॉक इन ट्रेड एंड कैश बैलेंस। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी ज़रूरी होती हैं इंडिविजुअल और HUF के केस में। यदि पिछले 3 प्रीवियस ईयर में से किसी भी ईयर में व्यक्ति की इनकम 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा हो जाती है या ग्रोस टर्नओवर, ग्रोस रिसीट 25 लाख रुपये से ज़्यादा हो जाती है।
और यदि वो बिज़नेस फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहा है और फर्स्ट ईयर में ही उसकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा हो सकती है, या फिर टर्नओवर या ग्रोस 25 लाख रुपए से, तो उसे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है। और यदि कोई और एसेसी है जैसे कि फर्म, कंपनी, एक्स्ट्रा, उसकी पिछले 3 सालों में किसी भी साल में इनकम 1,20,000 रुपये से ज़्यादा होती है बिज़नेस या प्रोफेशन से, और टर्नओवर 10 लाख रुपये से ज़्यादा, या फिर वो फर्स्ट टाइम बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है और इनकम 1,20,000 रुपये से ज़्यादा हो सकती है, या टर्नओवर 10 लाख रुपये से ज़्यादा, तो उसे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। फ्रेंड्स, ITR 3 में अगली टैब है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जहाँ पे कि ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो आपको यहाँ पे रिपोर्ट करने होते हैं मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स प्योर्ड हो जाती है जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो ट्रेडिंग से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है वो फ्रेंड्स आप यहाँ पे फिल करेंगे ट्रेडिंग शेड्यूल में, और यहाँ से आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड है वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आपको P&L अकाउंट फिल करना है, तो जो भी आपके खर्चे हुए हैं वो आप यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे, जैसे कि कन्वीनियंस एक्सपेंस, पेट्रोल एक्सपेंस, एक्स्ट्रा, और यहाँ से जो आपका नेट प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर आपका टैक्स कैलकुलेट होता है। फ्रेंड्स, यदि व्यक्ति प्रिजम्पटिव बेसिस पर इनकम दिखाना चाहता है तो यहाँ पे दिखा सकता है 44 AE के अंतर्गत, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर रेफ़र कर पा रहे हैं, या फिर 44 ADA के अंतर्गत प्रोफेशनल के लिए 44 AD के अंतर्गत। तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। यदि व्यक्ति बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहा है तो उस केस में उसे अपने टर्नओवर का बाइफर्केशन देना है कि कितनी टर्नओवर उसने बैंकिंग मोड से रिसीव की है और कितनी कैश मोड से, ग्रॉस प्रॉफिट, एक्सपेंसिव, नेट प्रॉफिट। इसी प्रकार प्रोफेशनल के केस में उसे बताना है। यदि स्पेकुलेटिव एक्टिविटी से टर्नओवर है तो वो यहाँ शेड्यूल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पॉइंट नंबर 65 के अंतर्गत रिपोर्ट होगी। फ्रेंड्स, उसके बाद है पार्ट A OI यानी कि अदर इन्फॉर्मेशन का शेड्यूल। ये उन व्यक्तियों के लिए ज़रूरी है जिनका कि टैक्स ऑडिट होना है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। मान लीजिए व्यक्ति के टर्नओवर 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा है तो टैक्स ऑडिट के लिए लायबल है। तो उस केस में जो टैक्स ऑडिटर के द्वारा एक्सपेंसेस डिसलाउ किए जाते हैं, जैसे कि पर्सनल नेचर के या कैपिटल नेचर के, जो P&L में बुक किए गए हैं, वो सभी डिटेल यहाँ पे एंटर करनी होती है। अगला शेड्यूल है क्वांटिटेटिव डिटेल्स का, जो कि फिल करना ज़रूरी है यदि व्यक्ति का टैक्स ऑडिट होता है। ट्रेडिंग कंसर्न के लिए अलग से शेड्यूल है ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल, क्लोजिंग स्टॉक का। और यदि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है रॉ मटेरियल का अलग से आपको रिपोर्ट करना है, फिनिश्ड एंड बाय प्रोडक्ट का अलग से। फ्रेंड्स, उसके बाद अगली टैब है शेड्यूल S यानी कि सैलरी से रिलेटेड। यदि व्यक्ति बिजनेस भी करता है और सैलरी से भी उसकी इनकम है, वो एम्प्लॉय भी है, तो इस शेड्यूल के अंतर्गत आपको एंट्री करनी है। फ्रेंड्स, सैलरी शेड्यूल के बाद अगला शेड्यूल है हाउस प्रॉपर्टी का। यदि व्यक्ति की हाउस प्रॉपर्टी है जिसे कि उसने सेल्फ ऑक्यूपाई किया है या रेंट पे दी है तो उस केस में उससे डिटेल फिल करनी है। यदि एक से ज़्यादा को ओनर है तो उनका नाम और परसेंटेज शेयर भी बताना है। अगली टैब है BP यानी कि बिजनेस हेड के अंतर्गत जो उसका प्रॉफिट या इनकम आई है वो यहाँ पे आपको रिपोर्ट करनी है, इसका बाइफर्केशन देना है, स्पेकुलेटिव बिजनेस से कितनी है और 35 AD सेक्शन के अंतर्गत कितनी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जब आपका बिजनेस का प्रॉफिट आएगा A38 हेड के अंतर्गत यहाँ पे शेड्यूल के, वो आगे टोटल इनकम में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। जब हम अगला शेड्यूल डिस्कस करेंगे टोटल इनकम का, यानी कि बिजनेस हेड से आपका कितना प्रॉफिट आ रहा है, ये सभी एडजस्टमेंट करने के बाद जो कि शेड्यूल में दी गई हैं। फ्रेंड्स, उससे अगला शेड्यूल है DPM एंड DOA यानी कि डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड डेप्रिसिएशन ऑन अदर एसेट। यहाँ पे आपको ये सभी डिटेल फिल करनी है। और उससे अगला शेड्यूल है DEP DCG यानी कि डीम्ड कैपिटल गेन पे जब कोई बिजनेस का एसेट सेल किया जाता है तो यदि ब्लॉक ख़त्म हो जाता है तो कैपिटल गेन आता है डेप्रिशिएबल एसेट पे, उसकी डिटेल फिल करनी है। अगला टैब है ESR यानी कि एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च अंडर सेक्शन 35 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। फ्रेंड्स, उससे अगली टैब है CG यानी कि कैपिटल गेन। यदि व्यक्ति को कोई शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है प्रॉपर्टी शेयर इट एक्स्ट्रा सेल करने से, तो यहाँ पे दिखाना है। फ्रेंड्स, यदि प्रॉपर्टी सेल की गई है और व्यक्ति का जो TDS है वो काटा गया है
बायर के द्वारा 50 लाख रुपए से ज़्यादा की प्रॉपर्टी सेल करने पे तो उससे बायर का नाम बताना है, पैन नंबर बताना मैंडेटरी है, और यदि एक से ज़्यादा बायर है तो उनका परसेंटेज शेयर अमाउंट बताना भी ज़रूरी है। फ्रेंड्स, कैपिटल गेन के बाद अगला शेड्यूल है शेड्यूल 112A, यानी कि यदि इक्विटी शेयर सेल किए गए हैं या इक्विटी ओरिएंटेड फंड जहां पे कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया गया है तो इस शेड्यूल के अंतर्गत आपको रिपोर्टिंग करनी है। उससे अगला शेड्यूल है 115AD, यानी कि यदि नॉन रेजिडेंट व्यक्ति के द्वारा इक्विटी शेयर सेल किए गए हैं तो उसकी रिपोर्टिंग यहाँ पे करनी है। अगला शेड्यूल है OS, यानी कि अदर सोर्सेज के अंतर्गत जो इनकम रिपोर्ट करनी है, जैसे कि सेविंग बैंक से इंटरेस्ट है, बैंक के फिक्स डिपॉजिट से इंटरेस्ट है, इनकम टैक्स से रिफंड है उस पर इंटरेस्ट इनकम है, अदर सोर्सेज की इनकम आप यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे। अगला शेड्यूल है CYLA एंड BFLA, यानी कि करंट ईयर लॉसेज जो सेटअप करने के बाद रिमेनिंग है वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, और जो ब्रॉड फॉर लॉसेज है पिछले सालों के वो ड्यूरिंग द ईयर कितने सेटअप हो गए हैं और कितने अभी और सेटअप होने हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। फ्रेंड्स, उसके बाद अगला शेड्यूल है CFL, यानी कि लॉसेज टू बी कैरी फॉरवर्ड टू फ्यूचर। फ्रेंड्स, यदि आप इनकम टैक्स की रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल कर देंगे तो ही आप लॉसेज आगे फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, इसलिए आप अपनी रिटर्न को टाइम से ज़रूर फाइल कीजिएगा। अगली टैब है अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, यानी कि सेक्शन 35 के अंतर्गत अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन आप यहाँ पे शेड्यूल को फिल करेंगे। और उससे अगली टैब है ICDS, यानी कि इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड, उनका इफेक्ट क्या है प्रॉफिट पे वो आपको यहाँ पे देना है। फ्रेंड्स, इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड पे नई बुक मार्केट में आ गई है, आप इसे ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। फ्रेंड, जैसे ही कोई नई बुक रिलीज़ होती है मैं इस यूट्यूब चैनल CS सतबीर सिंह पे जो कम्युनिटी टैब दी गई है उसमें रेगुलरली पोस्ट करता हूँ, आप रेफ़र कर सकते हैं उन बुक्स को। फ्रेंड्स, ICDS के बाद अगली टैब है सेक्शन 10AA की, यदि एग्जम्पशन क्लेम करनी है स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट के केस में तो यहाँ पे एंट्री होगी। उसके बाद ATG, यानी कि यदि टैक्स पेयर के द्वारा डोनेशन दी गई है तो उस केस में उसे नेम ऑफ डोनी बताना है, उसका पिन कोड, पैन नंबर, एड्रेस, डोनेशन कितनी कैश में दी गई है, कितनी दूसरे मोड से दी गई है और कितनी एलिजिबल डोनेशन है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत वो यहाँ बतानी है। अगली टैब है सेक्शन 80D के अंतर्गत जो मेडिक्लेम व्यक्ति करता है उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकता है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की, और जो मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर किया गया है सीनियर सिटीज़न के लिए वो डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। अगली टैब है RA की, यानी कि रिसर्च एसोसिएशन को जो डोनेशन दी गई है उसकी डिटेल यहाँ पे देनी है। अगली टैब है सेक्शन 80 के अंतर्गत जो डिडक्शन मिलती हैं 80IA के अंतर्गत इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को, या 80IB के अंतर्गत, या 80IC एंड 80IE के अंतर्गत वो डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। फ्रेंड्स, अगली टैब है 6A चैप्टर के अंतर्गत जो डिडक्शन मिलती हैं, जैसे कि सेक्शन 80C के अंतर्गत इंश्योरेंस प्रीमियम, PPF कंट्रीब्यूशन, या 80E के अंतर्गत इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन फॉर हायर स्टडीज़, ये सभी आप डिटेल यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने इन्वेस्टमेंट 1 अप्रैल 20 के बाद की है 31 जुलाई 20 तक फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए, तो आप यहाँ पे चूज़ करेंगे यस ऑप्शंस और यहाँ पे डिटेल जो है वो फिल करेंगे। अगली टैब है SPI, SI एंड IF। फ्रेंड्स, यदि स्पेसिफाइड पर्सन की आप इनकम क्लब कर रहे हैं अपनी इनकम में, जैसे कि माइनर चाइल्ड की इनकम या स्पाउस को कोई एसेट ट्रांसफ़र किया है उसकी इनकम, तो उनका पैन नंबर, रिलेशनशिप, आधार नंबर के साथ आप यहाँ पे ये डिटेल एंटर करेंगे। या फिर इनकम स्पेशल रेट पे चार्जेबल है, जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112 सेक्शन, तो वो डिटेल आप यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके अलावा पार्टनरशिप फर्म में यदि कोई व्यक्ति पार्टनर है तो उसे पूरी डिटेल यहाँ पे देनी है, नेम ऑफ द फर्म, पैन नंबर, वेदर फर्म लाइबल फॉर ऑडिट, परसेंटेज शेयर इन फर्म, अमाउंट ऑफ शेयर, कैपिटल बैलेंस ऑन 31 मार्च। फ्रेंड्स, उसके बाद अगला शेड्यूल है AMT का, यानी कि अल्टरनेट मिनिमम टैक्स 115 JC के अंतर्गत वो कैलकुलेशन आपको यहाँ पे दिखानी है। फ्रेंड्स, अगली टैब है AMTC, यानी कि टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 115 JD, वो आपको डिटेल यहाँ पे दिखानी है। अगला शेड्यूल है EI का, यानी कि एग्जम्प्ट इनकम। फ्रेंड्स, जैसे कि कोई डिविडेंड इनकम
डोमेस्टिक कंपनी से मिली है 10 लाख रुपए तक, वो एग्जम्प्ट है, या आपकी एग्रीकल्चर इनकम है। लेकिन यदि एग्रीकल्चर इनकम आप 5 लाख रुपए से ज़्यादा दिखाएंगे तो उस केस में आपको एग्रीकल्चर लैंड की पूरी डिटेल देनी है, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, मेजरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, वेदर एग्रीकल्चर लैंड इज़ ओन्ड और हेल्ड, वेदर एग्रीकल्चर लैंड इज़ इरीगेटेड, रेन फेड। तो ये सभी डिटेल आप फिल करेंगे। अगला शेड्यूल है पीटीआई का, यानी कि पास थ्रू इनकम फॉर बिजनेस ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट फंड, उन्हें यह शेड्यूल फिल करना है। अगला शेड्यूल है टीपीएसए, यानी कि प्राइमरी एडजस्टमेंट ऑन विच सेक्शन 92 CE इज़ एप्लीकेबल, उनके लिए ये डिटेल है। अगला शेड्यूल है एफएसआई का, यानी कि इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एंड टैक्स रिलीफ अवेलेबल। तो यदि आउटसाइड इंडिया से कोई इनकम है, टैक्स रिलीफ है, तो आप ये डिटेल फिल करेंगे। फ्रेंड्स, अगली टैब है TRFA की, यानी कि आउटसाइड इंडिया व्यक्ति ने टैक्स पे किया है, उसका रिलीफ क्लेम करना चाहता है, या फॉरेन एसेट एंड इनकम है आउटसाइड इंडिया, तो उसकी डिटेल उसे यहाँ पे फिल करनी है। अगला शेड्यूल है शेड्यूल 5A, यानी कि यदि व्यक्ति पोर्टुगीज सिविल कोड के अंतर्गत गवर्नड होता है तो स्पाउसेस के साथ जो इनकम है उसे पोर्शन करनी होती है, उसकी डिटेल यहाँ फिल करनी है। अगला शेड्यूल है AL, यानी कि एसेट एंड लाइबिलिटीज़, यदि व्यक्ति की टोटल इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उसे एसेट और लाइबिलिटीज़ की डिटेल यहाँ पे फिल करनी होती है। अगला शेड्यूल है DI, यानी कि डिटेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। फ्रेंड्स, कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट ने कहा था कि फाइनेंशियली 1920 की इन्वेस्टमेंट आप 31 जुलाई 2020 तक कर सकते हैं। तो जिन व्यक्तियों ने ये इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद की है, उन्हें यहाँ पे बाइफर्केशन बतानी है कि कितनी इन्वेस्टमेंट उन्होंने बाद में की है। इसी प्रकार कैपिटल गेन के अंतर्गत जो इन्वेस्टमेंट की है वो 30 सितंबर तक कर सकते थे, या फिर 10AA के अंतर्गत, तो उन्हें यह डिटेल यहाँ पे बतानी है। अगली टैब है GST से रिलेटेड। यदि व्यक्ति के GST नंबर हैं तो हर GST नंबर वाइज उसकी एनुअल वैल्यू क्या है आउटवर्ड सप्लाई की एज पर GST रिटर्न, वो यहाँ पे फिल करनी है। फ्रेंड्स, अगली टैब है पार्ट B, टोटल इनकम। लेकिन इसे फिल करने से पहले आपको ये IT वाली जो टैब है वो फिल करनी है। IT का मतलब है जो भी आपने एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। और उससे अगली टैब है TDS से रिलेटेड, यानी कि यदि व्यक्ति का सैलरी हेड के अंतर्गत TDS कटा है, एम्प्लॉयर के द्वारा काटा गया है, तो उसकी डिटेल फिल करनी है, या बैंक्स के द्वारा या किसी और व्यक्ति के द्वारा TDS काटा गया है तो उसकी डिटेल यहाँ पे फिल की जाएगी, या फिर TCS काटा गया है सेलर के द्वारा तो उसकी डिटेल यहाँ पे आएगी। फ्रेंड्स, उसके बाद आपको पार्ट B, टोटल इनकम, और टोटल इनकम पे जो टैक्स है इस टैब पे क्लिक करना है। सैलरी हेड के अंतर्गत, हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंतर्गत जो इनकम आपने पहले शेड्यूल में भरी है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। फ्रेंड्स, इस पार्ट B टोटल इनकम की जो शीट है यहाँ पे देखिए आपको कैलकुलेट टैक्स का बटन दिया गया है। तो आप हर शीट को यदि वैलिडेट करते हुए आए हैं तो आपको एरर पता लग जाएंगी, और जब भी आपके यहाँ पे इनकम आ जाएगी तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट टैक्स बटन पे प्रेस करना है, जिससे कि शेड्यूल के अंतर्गत आपका जो टैक्स है वो कैलकुलेट हो जाएगा। फ्रेंड्स, सबसे लास्ट में आपको वेरिफिकेशन टैब पे जाना है और यहाँ पे डिटेल फिल करके यहाँ पे जनरेट XML बटन पे क्लिक करना है। यदि आपकी सभी डिटेल ओके हैं तो यहाँ पे XML फाइल जनरेट हो जाएगी, जिसे कि आप अपने कंप्यूटर पे फोल्डर में सेव कर लेंगे, जहाँ से कि उसे इनकम टैक्स इंडिया ई-फाइलिंग के पोर्टल पे फाइल करेंगे। फ्रेंड्स, उसके बाद आप इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पोर्टल पे जाके लॉगिन करके XML फाइल को अपलोड कर देंगे। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके यदि कोई क्वेरी है तो आप हम ईमेल कर सकते हैं taxil@gmail.com पर। आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। अब आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस, हिट एक्स्ट्रा पर, उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड, जिन लोगों ने CS सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।